नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ जानकारी शेयर करूंगी जो झूठे वैवाहिक मामले दर्ज कराए जाते हैं उन पर आधारित है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं मैसेज करके कि जो भी उन पर मामले दर्ज हुए हैं वो बहुत सालों से चल रहे हैं। 498 डीवी एक्ट 125 इस सब के मामले जो हुए हैं उनके ऊपर वो सालों से चल रहे हैं। 5-6 साल हो गए, किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं हुआ। उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रहती है या उन्हें राहत नहीं मिल रही। उन्हें क्या करना चाहिए और शुरुआती दौर में उन्हें अपने मामले में ऐसा क्या करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनका मैटर खत्म हो जाए, क्लोज हो जाए और उन्हें राहत मिल जाए। उन्हें सालों तक कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े, उन्हें अपना इतना समय ना बर्बाद करना पड़े। कम समय में मामले को सेटल कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उसमें बहुत साल लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सालों साल आप न्यायालय के चक्कर लगाते रहते हैं और इस लड़ाई का कोई अंत नहीं होता। तारीख पे तारीख मिलती रहती है और बहुत सारे साल हमारी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट हैं वो ऐसे ही निकल जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए। लोग राहत पाना भी चाहते हैं पर उन्हें राहत मिलती नहीं है चाह कर भी। अगर कुछ बातों का ध्यान आप रखेंगे अपने मामले आपके ऊपर अगर इस तरह के झूठे मामले दर्ज हुए हैं तो आपका कुछ समय और एफर्ट जरूर बचेगा और आप अपने मामले को आसानी से सेटल कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि सामने वाला पक्ष जो है जिसने मामला आपके खिलाफ दर्ज कराया है वो चाहता क्या है। अगर हो सके तो जो भी विवाद है उसे बातचीत करके ही सुलझा लें और सेटल कर लें। इससे बेस्ट ऑप्शन तो कोई होता ही नहीं है। छोटी सी बात पे अटक के विवाद को और बढ़ाएं नहीं, जैसा कि होता है कई बार पति पत्नी के बीच में इस तरह के मामले दर्ज होते हैं और वैवाहिक मतभेद के चलते और 498 डीवी जैसे मामले दर्ज हो जाते हैं और पत्नी कहती है मेरा स्त्री धन नहीं लौटाया है, इतना दहेज दिया था, वो पैसा नहीं दिया है। कई बार होता है कि लड़की वाले चाहते हैं कि जो भी शादी में खर्चा हुआ था या जो भी उन्होंने सामान दिया था वो अगर उन्हें लौटा दिया जाता है तो वो इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देंगे और समझौता कर लेंगे। अब बात यहाँ अटकती है कि लड़की वाले कहते हैं हमने 10 लाख खर्च किया था और लड़के वाले कहते हैं कि नहीं 5 लाख में ही हुआ था और मैं 5 ही दूंगा। अब ये 5 और 10 के बीच का जो विवाद हो जाता है ये बहुत लंबा खींच। दोनों अपने आप को सही बताते हैं, दोनों को लगता है मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने गलत नहीं किया। लड़के वाले को लगता है कि इतना खर्चा नहीं हुआ था तो मैं दूं क्यों। अब इसके कुछ बीच का रास्ता निकाल लें आप लोग। थोड़ा लड़की वालों को पीछे आना चाहिए, थोड़ा लड़के वालों को आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह से एडजस्टमेंट करके आप अपने मामले को सेटल कर सकते हैं जो भी लेन देन का मामला होता है। दूसरी बात, जो भी लड़ाई झगड़े हैं उससे अगर और उकसाना या उलझाना नहीं चाहते हैं तो एक दूसरे पे जितने कम हो सके आरोप प्रत्यारोप करें, क्योंकि जितना ज्यादा मामले को उलझाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, आरोप लगाते रहेंगे उतना ही मामला आपका बढ़ता जाएगा। CAW सेल से जब आपको कॉल आती है, बुलाया जाता है तो आप वहां जाकर जो भी अपना पक्ष है उसे साफ तरीके से रखें, जो आप कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं। अगर लड़की वालों ने आपसे पैसे की मांग की है, एलिमनी की मांग, दहेज में कोई खर्चे की मांग की है और अलग होना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको इससे निवारण मिल जाए, आप इस मामले को सेटल कर लें, तो आप वहां जाकर वहां पर लड़की पक्ष की गलतियां ना निकालें, उन्हें बताएं कि उन्हें ये सब बताने में अपना समय ना खराब करें, इसने ऐसा किया वैसा किया। ये समझें कि सामने वाला पक्ष क्या चाहता है और उसकी बात को सुनते हुए आप अपनी तरफ से ऐसा सुझाव दें या ऐसा रास्ता निकालें कि वो मामला जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाए। जितना ज्यादा केस में नए फैक्ट्स आप निकाल के लाते रहेंगे, नए तथ्य सामने रखते रहेंगे, विवाद को बढ़ाते रहेंगे, उतना ही लंबा आपका मामला खींचेगा। जरूरी नहीं है कि आपको 2-3 डेट जो मीडिएशन की मिलती है आप हर डेट में जाएं। आप चाहें तो एक डेट में जाकर जो आप कहना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं मीडिएशन सेंटर में या पुलिस जब आपको बुलाती है तो वहां जाकर जो आप कहना चाहते हैं एक डेट में भी अगर आप चले जाते हैं, बाकी डेट में आप नहीं भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो कहना था आपने एक अटेंडेंस लगा दी है और वहां अपनी बात रख दी है। इसीलिए हर डेट पर जाना जरूरी नहीं होता है अगर आप कुछ बदलाव नहीं चाहते हैं। आपने जो भी कहा है, जो भी बातें थी, साफ साफ कह दिया है मीडिएटर के सामने, पुलिस के सामने कि भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, इतना देना था, इस तरह का विवाद था, अगर ये लोग तैयार हैं तो मैं समझौते के लिए रेडी हूँ, इतना तक मैं दे दूंगा जो भी इनका था सामान या खर्चा और इस मामले को मैं क्लोज करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हर डेट पर जाकर नई नई बातें, नए नए तथ्य ऐसा करके अगर आप उलझाएंगे तो मामला लंबा खींचेगा आपका। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बार बार हर डेट पर काउंसलिंग में जाना कोई लड़के वालों के लिए यूजफुल नहीं होता है। वहां जाके कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मेंटल दबाव बनाया जाता है ससुराल वालों की तरफ से, कई बार मीडिएटर की तरफ से भी कहा जाता है, दबाव बनाया जाता है और लड़के को ऐसे में बहुत ही मानसिक दबाव से गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसा होता
होता है कि परिवार वाले कुछ ऐसा बोल देते हैं, रूड बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर्ट भी होता है। तो इन सब से बचने का तरीका है कि आप वहां पर मामले को बढ़ाएं ना, जो भी कहना चाहते हैं एक डेट में जाकर कह दें और ये बोल दें कि अब मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है और मैं इसी पे कायम रहूंगा, इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। अगर सामने वाला पक्ष रेडी है इस पर तो मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि बार बार डेट पर जाके अगर आप लड़ने भिड़ने लगेंगे तो आपका मामला सुलझेगा नहीं और उलझ जाएगा। उसके बाद जो कंप्लेंट है वो एफआईआर में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको एफआईआर की कॉपी जरूर लेनी है और ये पढ़ना है कि उस पर किन किन सेक्शन के अंतर्गत मामले दर्ज कराए गए हैं और उसमें आपको अपना बचाव कैसे करना है उसकी तैयारी करनी होगी। अगर मित्र रिश्तेदारों का, भाइयों का इस तरह के नाम है तो उन्हें हटवाने का प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम हट जाएं एफआईआर से, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चनिंग में जाने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप क्वेश्चनिंग में जाते हैं तो आपका समय और पैसा दोनों वेस्ट जाएगा। जब तक पुलिस जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, कई बार ऐसा हुआ है, अभी कुछ जजमेंट ऐसे आए थे जिस पर मैंने भी वीडियो बनाई है कि पुलिस जांच कंप्लीट होने से पहले अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे तो हाईकोर्ट ने भी सुनवाई करने से साफ मना कर दिया कि जब तक पुलिस जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती आपको राहत नहीं दी जा सकती है। इसीलिए जो आप पर आरोप लगाए गए हैं या जिन लोगों का नाम दर्ज किया गया है उनको आप उस एफआईआर से बाहर कैसे निकालेंगे, उस कंप्लेंट से बाहर कैसे निकालेंगे, उसका ग्राउंड तैयार करें और अधिक से अधिक लोगों का नाम एफआईआर हटवाने का प्रयास करें। एंटीसिपेटरी बेल या अरेस्टिंग स्टे, दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। एफआईआर होने के बाद आप अरेस्ट ना हो, बेहतर विकल्प जो है वो अरेस्टिंग स्टे का ही, एंटीसिपेटरी बेल बेस्ट ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। और अरेस्टिंग स्टे आपको हाई कोर्ट से मिलेगा। पुलिस जांच करके चार्जशीट फाइल करने से पहले आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, इसलिए अरेस्ट होने का डर जो है वो अपने दिमाग से निकाल दें। जब तक पुलिस जांच पड़ताल में लगी है और रिपोर्ट बनाती है तब तक आप ये काम जो है, जो आपके मित्र रिश्तेदार हैं उनको हटाने का और अरेस्टिंग स्टे लेने का या नाम हटवाने का, ये सब जो बीच का काम है आप इस पर फोकस करके काम करें। इसके सामने सारे तथ्य रखें कि झूठा नाम इन लोगों का ऐड कराया है और किस तरह से इन लोगों का झूठा नाम ऐड हुआ है, इसका सबूत भी आपको पुलिस को देना होगा। अगर वो लोग साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं, कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने द्वेष की भावना से उन लोगों का नाम दर्ज कराया है या उन्होंने मीडिएटर बनकर समझाने की कोशिश की थी मामले में, तो भी कई बार होता है कि जब लड़का लड़की का विवाद होता है और कोई रिश्तेदार या मित्र बीच में आके समझौता कराने का प्रयास करता है तो लोग चिढ़कर, गुस्से में आकर उनका नाम भी ऐसे मामले में दर्ज करा देते हैं। तो इस तरह के जो भी मामले हैं उसमें जो सच्चाई है वो पुलिस के सामने रखें और साबित करें, ताकि आसानी से आप उन लोगों का नाम हटा सकें। क्वेश्चन में जाने से पहले जितने ज्यादा लोगों का नाम एफआईआर से हट जाएगा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। जो भी तो वो हट जाता है, फिर क्वेश्चन में जिन लोगों का नाम रहेगा आप उनको लेकर ही एफआईआर क्वेश्चन करने की मांग करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगी। ये मामला तो रहा कि 498 डीबी जैसे जो मामले हैं जिसमें कंप्लेंट या एफआईआर होती है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को कैसे बचाना है, उसके लिए कुछ सुझाव थे। 125 सीआरपीसी का मामला भी अगर दर्ज हुआ है तो सबसे पहला काम जो है वो आपको डेट लेने के चक्कर में ना पड़े, डिले करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मेंटेनेंस का ऑर्डर अधिकतर मामलों में हो ही जाता है पत्नियों को, तो फिर आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। इसीलिए जो मेंटेनेंस का मामला पत्नी द्वारा दर्ज कराया जाए उसमें बढ़िया सा रिप्लाई बनाने की तैयारी करें, एक अच्छा जवाब तैयार करें, जो भी ग्राउंड हो आपके पास। अगर पत्नी वर्किंग है, अच्छा कमाती थी या कमाती है, उसका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है या जुडिक्शन नहीं है, ये जो भी ग्राउंड है उस ग्राउंड का को हाईलाइट करते हुए अच्छा सा रिप्लाई जो है न्यायालय के समक्ष रखें, जिसमें आपका पक्ष बहुत ही क्लियर तरीके से न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। उसके बाद रजनीश वर्सेज नेहा की जो एफिडेविट है उस पर आपको काम करना होगा, उसे भी आपको बहुत सही तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रेजेंट करना होगा बनाकर। इन्हीं दोनों ग्राउंड पर आप मेंटेनेंस का केस अपने पक्ष में ले सकते हैं और जल्दी निपटा सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि मेंटेनेंस का केस हुआ है, आप तारीख लेते रहें, आगे बढ़ाते रहें, तो आपका मामला लंबा खींचेगा। अगर आप जो सही फैक्ट्स हैं, जो सही तथ्य हैं, जो सही ग्राउंड हैं, उसके आधार पर लड़ेंगे मामले को, तो ये मैटर जल्दी क्लोज हो जाएगा और आपको जल्दी राहत भी मिल जाएगी। तो ये रहे कुछ सुझाव जिसे अपनाकर आप अपने केस को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं और कम समय में निपटा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी।
इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर या इस संबंधित टॉपिक पर अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।